गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुजीत कुमार सभा स्वागत करता हूं कैलीवर्ड एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन जो रहते हैं उनको एक क्लियरिफिकेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। आप इन सब को देखें जरा। आप चर्चा करते हैं कि जो डीएलएड का एग्जामिनेशन जो होता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये पहले नहीं होता था। जैसे पिछले साल हुआ है और उसके बाद इस बार हो रहा है। तो डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है? मैंने पहले उस चीज को लिखा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के जो चर्चा है, आपको पता हो कि जो एनसीएफ टीई आया था 2009 में, है ना, टीचर एजुकेशन से संबंधित जो है एनसीएफ आया था। उसी समय जो है डीएलएड को जो होता था उसी का नाम जो है वो करके जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को चेंज किया गया था। खैर उस पर बातचीत बाद में करेंगे। आइए फिर इसके बाद जो है इस बार जो पद आपका आया है वो पूरा जो है 30,550 के लिए जो सीट जो है ये है। उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट जो है और क्लोजिंग डेट दोनों दिया हुआ है। एज को लेकर के जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहने की जरूरत नहीं है। मिनिमम एज जो है वो आपका 17 वर्ष का है। और इसमें जो है मैक्सिमम की बात जो है वो इसमें विशेष उल्लेखित नहीं है, इसीलिए मैं इसमें विशेष चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एज को लेकर के जो प्रॉब्लम है या ये सब चीजें हैं, ये जो है टीचिंग लाइन ही एक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा उम्र तक भी लोग जो है फॉर्म फिल करके अपना जॉब जो है वो पा सकते हैं। उसको लेकर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातचीत जब आती है तो उसमें 12th पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ। उससे कम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, एडमिशन में ही प्रॉब्लम होगा। जिसको लेकर के यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। या तो आप डीएलएड सॉरी 12th में आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो आपका होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फी को लेकर के बातचीत है, सब मेंशन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं 960 रुपया है आपका। जो भी जनरल ईवीसी और बीसी लोग हैं, एससी एसटी के लिए जो है 760 रुपया रखा गया है। ये चीज है ना। 760 रुपीज के बारे में चर्चा है। अब कट ऑफ की बात जो है प्रीवियस में क्या रहा, उन सब चीजों पे हम आएंगे। उससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है। पहले जो इसका प्रोसेस था वो आपका नंबर बेसिस पे था। नंबर बेसिस कहने का क्या मतलब है, जरा एक बार हम देखते हैं इस चीज को। कि नंबर बेसिस कहने का मतलब है कि जैसे जो 10th में आपका जो परसेंटेज रहा, मान लेते हैं कि 70% आपका रहा, 12th में आपका जो हो गया वो आपका 80% के करीब में रहा। दोनों को जोड़ करके जो है वो 2 से भाग देने के बाद जो परसेंटेज आपका बनता था, उसी बेसिस पे जो जिनका नंबर सबसे ज्यादा परसेंटेज होता था उनका सिलेक्शन होता था। जो प्राइवेट सॉरी सरकारी स्कूल में होते थे, प्राइवेट में ऐसे ही एडमिशन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही जब ये चीजें होने लगा, एंट्रेंस एग्जाम होने लगा कंबाइंड, तो ये चीजें पिछले वर्ष से होना शुरू हुआ था। पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका 150 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 150 प्रश्न हुआ करता था और प्रत्येक प्रश्न जो होता था वो 3 नंबर का होता था, जिसमें जो है वो 450 अंक को का एग्जामिनेशन आपका होता था, ठीक है। कट ऑफ की बात जब की जाए तो कट ऑफ जो जनरल का था वो आपका 62 से 63% तक के करीब था। उसके बाद फिर एडब्ल्यूएस का जो था, है ना, वो इससे कम था, जिसमें आप 58 के करीब में था, 58 के को लेकर के। बीसी को लेकर के जो है वो 52% को लेकर के था। उसके बाद और भी नीचे इसका कट ऑफ रहा है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज आपका रहा है प्रीवियस में। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया। पिछले साल ये भी था और दूसरा था कि इसमें जो नंबर, जैसे हम एसएससी का एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं तो उसमें जो होता है कटिंग, उस तरीके से जो उसमें कट ऑफ भी था। लेकिन इस बार वाले में इसमें जो अब जो एग्जामिनेशन होगा जो आपका अगला मार्च में होने वाला है, उसमें इस तरह का कोई बातचीत नहीं है। आपका जो है वो कटने वाली बातचीत नहीं है। आप अटेम्प्ट जिस तरह से करते हैं वो आप करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पूरा जो आपका जो होगा एग्जामिनेशन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन लिखा गया, बट यहाँ पे कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर का ही रहेगा। और आपका जो है वो 2.5 घंटे का समय जो है इसमें फिक्स किया गया है, ठीक है। और उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं तो समान हिंदी से आपका प्रश्न जो रहेगा वो 25 नंबर का होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स का हो जाएगा आपका 25 नंबर का है। तो
हिंदी वाले पोर्शन में आपके जितने भी हैं, आप देखिए शुरुआती में वर्तनी से लेकर के आपको उपसर्ग प्रत्यय, समास, उसके बाद संधि, उसके बाद अलंकार, ये सभी हो सकता है प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो वो तमाम चीजें जो है आपको इसमें क्लियर करके रखना है ना। उर्दू वाले हैं तो वो उर्दू में अपना देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स में आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, और 25 नंबर में जो पूछा जाएगा इसका एक अनुमानित ये माना जाता है कि कम से कम जो इसका लेवल जो होगा वो 10th लेवल का होना चाहिए। बट इसमें क्या होगा, ये वो चीजें हैं, अब उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड है, सभी चीज को नहीं पढ़ना है, बट फिर भी पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, अगर इस तरह का, अगर इस जो एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित अगर जो जितने भी सिलेबस में जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं उनसे संबंधित अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है या पढ़ना है, अगर चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको, आप अपना नंबर सेंड करें, मैं उससे फिर बातचीत करूंगा, फिर आगे बातचीत में, ठीक ठीक है। आगे हम चलते हैं, फिर विज्ञान के बारे में हम चर्चा करते हैं। विज्ञान भी 20 नंबर का आपका होगा। इसमें भी वही अनुमानित है, 10th लेवल रखा गया है, इसको माइंड मेकअप करके आप चलेंगे। सामाजिक विज्ञान में भी वही बातें हैं, 20 नंबर का होगा। सामान्य इंग्लिश भी आपका रहेगा 20 नंबर का, और रीजनिंग पोर्शन रहेगा, तार्किक क्षमता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों ये तार्किक क्षमता जो है इसको इंक्लूड करने के पीछे रीजन यही है कि आने वाले समय में जब आप डीएलएड में प्रवेश करेंगे तो उसमें जो आपको इन सब चीजों के बारे में जब बताया जाएगा, जब आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में या शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, है ना, तो उन सब चीजों के बारे में समझने के लिए तार्किक क्षमता आप में होनी चाहिए। उन सब चीजों का टेस्ट लेने के लिए ये तमाम चीजें इंक्लूड की गई है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो प्लस पॉइंट आपको दिया गया है कि इसमें किसी भी तरह का जो है वो साइकोलॉजिकल पोर्शन जो है वो ऐड नहीं किया गया। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, जो आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। जो भी कंपटीशन वगैरह में जो आप पढ़े होंगे उससे थोड़ा सा हटके है, बट आप लगभग उसका प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। एक बात इसमें आती है जो मुख्य तत्व में मैंने ऐड किया है कि क्या है डीएलएड, है ना। डीएलएड के बारे में थोड़ा सा होता है, ऐसे मुझे पहले यही बता देना चाहिए था, लेकिन आप इसको ध्यान देखिए कि डीएलएड जो है वो आपको शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है उसके माध्यम से फिर डीएलएड में एडमिशन। डीएलएड जो है वो शिक्षक को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है कि बच्चे की क्या मन स्थिति है ना, क्या है नहीं है, उन तमाम चीजों को हम जान करके समझ करके तब उसको शिक्षा देने का कार्य करें। यह डीएलएड का काम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब एजुकेशन पॉलिसी में जब बदलाव आते रहे, पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर दूसरी एजुकेशन, पहली एजुकेशन पॉलिसी जो है 68 में आई थी, 1968 में, तो उसमें जो टीचर सेंटर्ड बातचीत की गई थी। फिर उसके बाद जो पॉलिसी आई वो 86 में आया, 1986 में। तो उसमें जो बदलाव हुआ, उसमें जो एजुकेशन का जो गोल रखा गया, जो एक वो चाइल्ड सेंटर्ड किया गया। चाइल्ड सेंटर्ड में हो गया कि जब हम चाइल्ड सेंटर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने चाइल्ड सेंटर्ड बातों को रखा अपने अपने रूप में, उसको परिभाषित किया, बताया, और उन तमाम चीजों को ऐड करते हुए जो है शिक्षा जो पॉलिसी जो बन रही थी एजुकेशन पॉलिसी उसमें समाहित किया गया। उसमें यह भी चीज देखा गया कि जब हम इन तमाम चीजों को हम ध्यान में रख करके कर रहे हैं तो हमारे लिए तो शिक्षक भी होने चाहिए जो प्रशिक्षित होने चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला में जो है वो आपको डाइट की स्थापना की बातचीत की गई है पूरे, ठीक है ना, पूरे तो डाइट की स्थापना की गई जाएगी, यानी ये जो डाइट है वो आप शिक्षक को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये डीएलएड के बारे में आप जान गए। डीएलएड के बाद क्या करना है इसके बारे में है, तो डीएलएड का जो कोर्स होता है वो आपका जो होगा 2 वर्ष का कोर्स होगा, है ना। 2 ईयर का ये जो है प्लान है आपका। 2 वर्ष का कोर्स करने के बाद जो है इसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, स्टेट लेवल पे, या आप सीधे समझिए टेट का एग्जाम होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। अब इसी में जब बिहार वाला लेगा तो इसमें बी लगा देता है, तो बिहार टीईटी बोलते हैं लोग, है ना, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसी में जो होता है सेंट्रल सरकार लेती है तो वो होता है आपका जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है, तो सीटीईटी बोलते हैं उसको, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये चीजें हो जाती है ना। हर स्टेट का होता है, जैसे बिहार का होगा तो बी लगाया, झारखंड वाला अपना लगाएगा। हर स्टेट का अपना अलग अलग तरह का, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है,
ये आपको पता होगा, है ना। 42वें संविधान संशोधन में जो है वो उसको जो है राज्य सूची से केंद्र सूची में रखा गया था, और उसके बाद जो है शिक्षा पे दोनों का करने का अधिकार है ना, नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन जब केंद्र जब उस पर कानून बना देती है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके राज्य को लागू करना होता है ना, पूरा वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। और बहुत सारे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बहुत सारी चीजें हुई जो राज्य में थी, उसको केंद्र सूची में रख दिया गया इसी पर्पज से, ताकि जो कमांड जो है पूरा स्टेट का वो रख सके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डीएलएड के बारे में, डीएलएड के बाद क्या करें वो चीजें आपको पता चलेगा। जब तक डीएलएड का सिर्फ सर्टिफिकेट होगा उससे आपका कुछ विशेष नहीं होगा। जब तक आप सीटेट या बीटेट नहीं कर लेते, बिहार बीटेट कीजिएगा तो सिर्फ बिहार के लिए एलिजिबल होइएगा, और सीटेट करने के बाद जो है वो आप और ऑल ओवर स्टेट में आप जा सकते हैं। बट अपने स्टेट के बाद जब जाएंगे उसमें तो आप सामान्य में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आप सिलेक्शन में जाएंगे, है ना। ये चीजें हैं। इसके बाद भी सीटेट करने के बाद और भी सारे आपको जो है वो खिड़की खुलता है आपका विंडोज, जिसमें आप केवीएस एनवीएस को लेकर के जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आपका हुआ, जिसमें जो भी इसमें होगा, जैसे प्राइमरी लेवल में 1 to 5 पेपर 1 के लिए जो जो हम क्वालिफाइड रहते हैं, तो पीआरटी में आप उसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्लियर है। तो यह चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पे सीटेट को लेकर के जो बातचीत हुई, सीटेट करना बहुत जरूरी था। उसके बाद उसके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, फिर उसमें पास करना होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब जाकर के आप केंद्रीय विद्यालय का जो है वो शिक्षक बन पाइएगा, है ना। नवोदय विद्यालय के लिए होता है तो उसका अलग कैटेगरिया है। लेकिन आपको कम से कम जो डीएलएड है, डीएलएड जो करते हैं लोग, उनके लिए जो है वो विंडोज खुलता है 1 to 5, पहला से लेकर के 5वां तक का जो है शिक्षक बनते हैं, जिसको पीआरटी बोला जाता है, ठीक है। इसको जरा ध्यान में रखिए, पीआरटी बोला जाता है ना, प्राइमरी टीचर। इसको तो 1 to 5 का हो गया, है ना। अगर बिहार वाले में होता है तो 1 to 5 का हो गया। डीएलएड करने के बाद या डीएलएड से पहले अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, है ना, क्योंकि डीएलएड तो होता है 12th में ही, हमने अभी आपको बताया। लेकिन अगर डीएलएड से पहले या डीएलएड के बाद अगर आप ऑनर्स किए हुए हैं, तो बिहार, सिर्फ बिहार में ओनली फॉर आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कहीं भी आप इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय इस सब में जो होता है, ये चीजें जो होती है वो आपका यहाँ पे टीजीटी हो जाता है ना। जैसे 1 to 5 के बाद जो होता है उसको टीजीटी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो वहां पे जो होता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातचीत आ जाती है, तो उसका अलग कैटेगरी है, उसके बारे में फिर बाद में बातचीत करेंगे। उम्मीद है डीएलएड से संबंधित जितनी भी जानकारी हमने बताई आपको, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।